पिछले एपिसोड में सनी ने मौत को करीब से देखा, पर आज वो एक ऐसी जगह खड़ा है जहां जमीन हड्डियों की बनी है और आसमान से एक खौफनाक साया उनका पीछा कर रहा है। फॉरगॉटन शोर की भूल भुलैया में सनी, नेफिस और कैसी अब उस मंजिल के करीब हैं जिसे क्रिम्सन स्पायर कहते हैं। पर क्या ये मीनार उन्हें नया रास्ता दिखाएगी या ये उनकी आखिरी मंजिल बन जाएगी? चलिए शुरू करते हैं शैडो स्लेव का एपिसोड 3। चैप्टर 41 की शुरुआत होती है एक एड्रेनलिन रश के बाद वाले सुकून से। सनी के लिए ये हैरत की बात थी कि एक अवेकेंड बीस्ट यानी स्कैवेंजर को उन्होंने सिर्फ 10 सेकंड में ढेर कर दिया। ना किसी को चोट आई, ना कोई मरा। सनी जब अपने रून्स चेक करता है तो उसके पास अब 1000 शैडो फ्रैगमेंट्स हो चुके होते हैं। उसे एहसास होता है कि भले ही उसने आखिरी वार किया था, लेकिन असली मेहनत नेफिस की थी। यहाँ सनी को मास्टर जेट की वो बात याद आती है जो उसने पहले कभी सीरियसली नहीं ली थी। ड्रीम रियल्म में कोई अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। सनी हमेशा से लोन वुल्फ बनना चाहता था, लेकिन आज उसे समझ आता है कि टीम वर्क ही असली ताकत है। अगर वो अकेला होता तो शायद मारा जाता, और अगर नेफिस अकेली होती तो उस मॉन्स्टर के ब्लाइंड स्पॉट तक नहीं पहुंच पाती। दोनों ने मिलकर एक दूसरे की कमजोरियों को छुपा लिया। लड़ाई के बाद नेफिस सनी से मेमोरी यानी लूट के बारे में पूछती है, पर सनी मना कर देता है। सनी के पास पपेटियर्स श्राउड आर्मर है, पर वो नेफिस को ऑफर नहीं करता क्योंकि वो जेंटलमैन नहीं है और नहीं चाहता कि उसे सीवीड यानी घास फूस पहनकर घूमना पड़े। इसके बाद सनी जाकर कैसी को लेकर आता है। कैसी को साथ लेकर चलते वक्त सनी को अपनी छोटी बहन की याद आती है, जो उसे थोड़ा इमोशनल कर देती है, पर वो अपनी जज्बातों को दबा देता है। दिन भर में ये लोग मिलकर 3 और स्कैवेंजर्स को मारते हैं। सनी का काम होता था शैडो में छुपकर स्काउटिंग करना और आखिरी मौका मिलते ही खत्म करना, जबकि नेफिस बेट यानी चारा बनकर मॉन्स्टर्स को उलझाए रखती थी। सनी नेफिस की फाइटिंग स्किल्स देखकर दंग रह जाता है। बिना किसी एस्पेक्ट एबिलिटी के सिर्फ अपनी टेक्निक और टाइमिंग से वो मॉन्स्टर्स को नचा रही थी। सनी को समझ आता है कि भले ही उसके पास डिवाइन एस्पेक्ट है, पर स्किल के मामले में वो नेफिस के सामने अभी कुछ भी नहीं है। दिन के खत्म होने तक सनी के पास 22/1000 शैडो फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं। रात होने से पहले ये तीनों किसी तरह मुश्किल से उस हेडलेस नाइट की 200 मीटर ऊंची स्टैचू पर चढ़ते हैं ताकि नीचे के खतरनाक पानी से बच सके। वहां पहुंचकर जब स्पॉइल्स यानी सोल शार्ड्स बांटने की बारी आती है तो सनी एक बड़ा फैसला लेता है। वो अपने हिस्से के सारे सोल शार्ड्स नेफिस को दे देता है। उसका लॉजिक सिंपल था, नेफिस ग्रुप की सबसे बड़ी ताकत है, अगर वो स्ट्रांग होगी तो सबके बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन यह कोई एहसान नहीं था। सनी ने एक ट्रेड किया यानी सौदा किया। उसने कहा कि वो रास्ते के सारे शार्ड्स नेफिस को दे देगा, पर बदले में नेफिस को उसे लड़ना सिखाना होगा। चैप्टर 42 की शुरुआत होती है एक खामोश टेंशन के साथ। सनी ने नेफिस को जो ट्रेनिंग का सौदा ऑफर किया था, नेफिस उस पर काफ़ी देर सोचती है और फिर शार्ड्स लेकर हाँ कर देती है। सनी खुश है क्योंकि उसने न सिर्फ एक बेहतरीन डील की, बल्कि नेफिस और कैसी की नज़रों में अपनी एक अच्छी इमेज भी बना ली। ट्रेनिंग उसी वक्त शुरू होती है, भले ही रात हो रही हो। नेफिस दोनों को मार्शल आर्ट्स यानी लड़ने की कला के 2 बड़े पहलू यानी एस्पेक्ट समझाती है। एक, बॉडी यानी शरीर। नेफिस कहती है कि बॉडी को ट्रेन करना मुश्किल है पर सिंपल है, सिर्फ रेपिटेशन यानी बार बार प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस चाहिए। असली लड़ाई इतनी तेज होती है कि वहाँ सोचने का वक्त नहीं मिलता, इसलिए टेक्निक आपके मसल्स और बोन्स में होनी चाहिए, जैसे कि कोई इंस्टिंक्ट यानी फितरत। वो कहती है कि एक असली लड़ाई का एक्सपीरियंस हजारों घंटों की ट्रेनिंग से बेहतर है। दूसरा, माइंड यानी दिमाग। दिमाग की ट्रेनिंग असली चीज़ है। नेफिस कहती है कि बड़े लेवल पर लड़ाई शुरू होने से पहले ही दिमाग में जीती या हारी जाती है। इसके बाद नेफिस एक सवाल पूछती है, कॉम्बैट का एसेंस क्या है? सनी कहती है विक्ट्री, सनी कहता है सर्वाइवल, लेकिन नेफिस दोनों को गलत बताती है। वो एक ठंडी और खौफनाक नज़र से उन्हें देखती है और कहती है, द एसेंस ऑफ कॉम्बैट इज मर्डर, यानी लड़ाई की असलियत सिर्फ कत्ल है। नेफिस समझाती है कि स्टाइल, हथियार या वजह कोई मायने नहीं रखती। सिर्फ ये मायने रखता है कि आप अपने दुश्मन को मारने की कोशिश कर रहे हो और वो आपको। या तो आप कातिल होगे या आप मारे जाओगे, बीच का कोई रास्ता नहीं है। अगर आप ये समझ लो तो आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सनी को ये बात बहुत गहरी लगती है।
उसे एहसास होता है कि उसकी पूरी जिंदगी भी तो एक लड़ाई ही तो है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सिर्फ सर्वाइवल के लिए जद्दोजहद। वो सोचता है कि शायद बाकी लोग इस बेरहम जिंदगी से डरते होंगे, लेकिन वो तो इसी माहौल में बढ़ा हुआ है। शायद वो अवेकेंड बनने के लिए ही पैदा हुआ था। इसी सोच के साथ सनी सो जाता है, लेकिन अगली सुबह उसकी नींद एक दिल दहला देने वाली चीख से खुलती है। सनी अपनी नींद से झटके में उठता है। उसके एक हाथ में अजरौर ब्लेड है और उसकी शैडो हमले के लिए तैयार है। उसे डर था कि कहीं कोई मॉन्स्टर तो नहीं आ गया, लेकिन सामने का नज़ारा कुछ और ही था। कैसी, जो कि ब्लाइंड है, स्टैचू के एर्जियानी किनारे पर खड़ी थर-थर काँप रही थी। वो गिरने ही वाली थी कि सनी बिना कुछ सोचे समझे दौड़ता है और उसे खींचकर पीछे ले आता है। कैसी बुरी तरह डरी हुई थी। जब नेफिस उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो कैसी नीचे की तरफ इशारा करके रोते हुए कहती है, सर, मैंने देखा, हे भगवान। सनी को लगता है कि शायद कैसी ने कोई विजन देखा है, लेकिन कैसी इतने सदमे में थी कि उसने बोलना बंद कर दिया। नेफिस कहती है कि उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए क्योंकि कैसी अंदर से बहुत स्ट्रांग है। इसके बाद नेफिस सनी की ट्रेनिंग शुरू करती है। वो सनी को समझाती है कि उसकी अज़्योर ब्लेड और नेफिस की अपनी सिल्वर सॉर्ड भले दिखने में अलग हो, पर उन्हें चलाने का तरीका एक ही है, लेवरेज। वो सिखाती है कि एक हाथ से धक्का देना है और दूसरे से खींचना है ताकि तलवार को जबरदस्त स्पीड और फोर्स मिले। नेफिस एक और बड़ा सबक देती है, ताकत हाथों से नहीं बल्कि पूरे शरीर से आती है। पैरों से, हिप से और शोल्डर से पावर जनरेट करके हाथों तक पहुंचानी होती है। सनी, जो थोड़ा बहुत लड़ना जानता था, जल्दी ही टेक्निक समझ जाता है और कुछ अच्छी स्ट्राइक्स करके दिखाता है। उसे लगता है कि ट्रेनिंग खत्म हो गई, लेकिन तभी नेफिस उसे असली लेगेसी वाला झटका देती है। वो कहती है, अब इस मूव को 1000 बार और करो। सनी दंग रह जाता है, पर उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अगले कुछ घंटे सनी सिर्फ वही एक मूव रिपीट करता है, 1 2 3। उसके दिमाग में नेफिस के वही शब्द गूंज रहे थे, रेपिटिशन, एक्सपीरियंस, क्लैरिटी। जब तक सनी अपने 1000 स्ट्राइक्स पूरे करता है, तब तक कैसी थोड़ा संभल चुकी थी और कुछ बताने के लिए तैयार थी। सनी बेचारा थक कर चूर हो चुका था। उसके जिस्म का एक एक मसल दुख रहा था क्योंकि उसने अभी अभी 1000 बार तलवार चलाई थी। वो गिरते पड़ते लड़कियों के पास पहुंचा और कैसी से पूछा कि अब वो कैसा महसूस कर रही है। कैसी थोड़ी शांत तो थी, पर उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। सनी ने उसे पानी पिलाया और बड़े प्यार से पूछा, कैसी, तुमने कोई विजन देखा क्या? कैसी ने डरते हुए बताया कि उसने एक सपना देखा है जो बहुत ही अजीब और भयानक था। उसने देखा कि एक गहरी अंधेरी जगह 7 मोहरे के पीछे बंद है और वो मोहरे एक एक करके टूट रही हैं। फिर उसने वही इंसानी किला देखा, लेकिन इस बार वो किला आग की लपटों में घिरा था और वहाँ खून की नदियाँ बह रही थीं। तख्त पर एक सुनहरी आर्मर वाली लाश पड़ी थी और एक औरत मॉन्स्टर से लड़ती हुई डूब रही थी। लेकिन सबसे खतरनाक बात जो उसने बताई, वो थी एक लाल रंग का विशाल टावर, क्रिम्सन स्पायर। उसने देखा कि उस टावर की चोटी पर एक मरता हुआ फरिश्ता है जिसे भूखी परछाइयां नोच नोच कर खा रही हैं। सनी ने कैसी को हौसला तो दिया कि ये सिर्फ एक बुरा सपना होगा, पर उसके दिल में डर बैठ गया कि ये परछाइयों का जिक्र कहीं उससे तो जुड़ा नहीं है। खैर, थोड़ी देर बाद जब समुद्र का पानी नीचे उतरा तो सनी और नेफिस ने स्टैचू के नीचे देखा, वो जो मरा हुआ शार्क मॉन्स्टर था ना, उसका मांस तो स्कैवेंजर्स चट कर गए थे, पर उसकी हड्डियों के बीच 2 बहुत ही कीमती और चमकदार ट्रांसेंडेंट सोल शार्ड्स चमक रहे थे। सनी की लालच और डर दोनों बढ़ गए क्योंकि वो शायद कोई आम चीज नहीं थी। तभी वहाँ 2 नए मॉन्स्टर्स की एंट्री हुई। ये आम केकड़ों से कहीं ज्यादा बड़े और खौफनाक थे, जैसे किसी पुराने खून से सने हुए आर्मर जैसे। इनके हाथों में बड़े बड़े तलवार जैसे बोन साइड्स लगे थे। इन मॉन्स्टर्स ने उन कीमती शार्ड्स को उठाया और चुपचाप लैब्रिंथ की तरफ निकल लिए। जब नेफिस ने ये देखा तो उसने अपना प्लान बदल दिया और सनी से कहा कि अभी हम नहीं जाएंगे, अपनी परछाई को उन मॉन्स्टर्स के पीछे भेजो और पता लगाओ कि वो उन शार्ड्स को लेकर कहाँ जा रहे हैं। अब सनी की शैडो उन मौत की सदागरों का पीछा करने निकल पड़ी थी। भाई सुनो, ये चैप्टर थोड़ा इमोशनल भी है और काफी टेंस भी। सनी की शैडो कंट्रोल की रेंज थोड़ी बढ़ तो गई थी, पर इतनी नहीं कि पूरे लैबिरिंथ यानी भूल भुलैया की तह ले सके। बस इतना पता चला कि वो 2 बड़े मॉन्स्टर्स पश्चिम की तरफ गए हैं। अब रात गुजारनी थी, तो सनी स्टैचू पर लेटकर आसमान देख रहा था। तभी कैसी उससे पास आई और एक सवाल पूछा, जो अक्सर ऐसे हालात में लोग पूछते हैं, सनी, क्या तुम्हें लगता है हम घर वापस जा पाएंगे? सनी ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, बिल्कुल। जब कैसी ने पूछा क्यों, तो सनी ने नेफिस की तरफ इशारा किया, जो वहां मेडिटेट कर रही थी। सनी ने कहा कि उन दोनों से बेहतर एस्कॉर्ट कैसी को पूरे ड्रीम रेल्म में नहीं मिल सकता। इस बात पर कैसी थोड़ा हंसने लगी और सनी का मजाक उड़ाया कि भाई, तुम तो रैंकिंग्स में पीछे से सेकंड आए थे। सनी ने भी चुटकी लेते हुए कहा,
वो तो मैंने अपनी असली पावर छुपाई थी, वरना पीछे से थर्ड तो पक्का आता। पहली बार कैसी खुलकर हंसी और इसकी हंसी की आवाज़ से सनी को भी थोड़ा सुकून मिला। फिर बातों बातों में कैसी ने पूछा कि वो घर की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मिस करता है। सनी थोड़ा सुन्न हो गया, क्योंकि असली दुनिया में उसके पास ना कोई ढंग का घर था, ना कोई परिवार। उसने बताया कि शायद उसकी एक बहन है, पर बरसों से मुलाकात नहीं हुई। कैसी ने दुख जताते हुए कहा कि वो अपने मम्मी पापा को बहुत मिस करती है, जो शायद अब तक उसे मरा हुआ मान चुके होंगे। खैर, रात बीत गई और अगले दिन नेफिस ने सनी से फिर से 1000 स्ट्राइक्स की प्रैक्टिस करवाई। नीचे उतरते वक्त नेफिस ने सनी को एक गंभीर वार्निंग दी। आज का दिन पहले जैसा नहीं होगा। लैबिरिंथ में स्कैवेंजर्स बढ़ गए हैं। अगर कुछ गलत हुआ तो तुम्हारा काम कैसी को बचाकर निकलना है। अगर हम अलग हो जाएं तो मेरा इंतजार मत करना, सीधा अगले लैंडमार्क पर मिलना। जब वो नीचे उतरे तो हालात वाकई खराब थे। चारों तरफ स्कैवेंजर्स घूम रहे थे। सनी स्काउट बनकर रास्ता ढूंढ रहा था, पर हर रास्ता या तो बंद था या वहां मॉन्स्टर्स का डेरा था। आखिरकार वो एक ऐसी जगह फंस गए जहां लड़ाई लाजमी थी। पीछे से स्कैवेंजर्स की भीड़ आ रही थी और आगे 2 बड़े स्कैवेंजर्स रास्ता रोककर खड़े थे। नेफिस ने फैसला किया, 2 हैं, हम इन्हें संभाल लेंगे। सनी थोड़ा घबरा गया, क्योंकि एम्बुश करने का वक्त नहीं था। नेफिस ने कहा कि वो पहले हमला करेगी और सनी को शैडो में छुपकर उन्हें खत्म करना होगा। सनी को डर था कि नेफिस अकेले 2 मॉन्स्टर्स का सामना कैसे करेगी। कहीं कैसी का वो पहला विजन जिसमें नेफिस नहीं थी सच न हो जाए। लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। सनी ने डर दबाकर तलवार निकाली और नेफिस आगे बढ़ गई मौत का सामना करने। भाई अब सुनो असली धमाका। सनी और नेफिस ने कैसी को एक सुरक्षित जगह छुपाया और निकल पड़े उन 2 मॉन्स्टर्स का सामना करने। नेफिस तो भाई अलग ही लेवल पर थी। वो किसी तीर की तरह तेजी से दौड़ी और उन मॉन्स्टर्स के बीच से स्लाइड होते हुए निकल गई। सनी बेचारा पीछे से शैडो में छुपकर उनका पीछा कर रहा था और नेफिस का वो क्रेजी मूव देखकर उसकी डर के मारे हालत खराब हो गई। सनी ने सोचा कि वो एक मॉन्स्टर को पीछे से खत्म कर देगा, पर किस्मत खराब थी। उसका वार मॉन्स्टर के सख्त आर्मर पर लगकर फिसलकर उल्टा उसके ऊपर जा गिरा। मॉन्स्टर ने उसे झटक कर दीवार पर दे मारा, जिससे सनी की सांस ही अटक गई। लेकिन भाई सनी भी हार मानने वाला नहीं था। उसने नेफिस की सिखाई हुई तकनीक याद की और अपने पूरे शरीर की ताकत झोंक दी। उसने मॉन्स्टर की एक टांग काट दी और फिर मौके का फायदा उठाते हुए तलवार सीधा उसके मुंह के अंदर घुसा दी। मॉन्स्टर ढेर हो गया। सनी को लगा था कि वो नेफिस की मदद करने जाएगा, फिर तब तक नेफिस ने दूसरे मॉन्स्टर का काम तमाम कर दिया था। लेकिन जब सनी उसके पास पहुंचा तो माहौल बड़ा अजीब हो गया। लड़ाई के चक्कर में नेफिस का सीवीड वाला टॉप फट गया था और वो खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी। सनी बेचारा शर्म के मारे पानी पानी हो गया और तुरंत पलट गया। उसकी हालत ऐसी थी कि उसने अपनी शैडो को भी दूसरी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। खैर, जब सब ठीक हुआ और नेफिस ने अपना टॉप सही कर लिया, तब सनी ने अपने रून्स चेक किए। उसे लगा था कि शायद कोई नया हथियार यानी मेमोरी मिला होगा, पर वहाँ कुछ और ही था। रून्स में एक नया सेक्शन खुल गया था जिसका नाम था एकोज। और दोस्तों, सनी को मिल गया था एक कैरापेस स्कैवेंजर का एको। इसका मतलब समझते हो? अब सनी के पास अपना खुद का एक मॉन्स्टर पालतू जानवर यानी पेट की तरह है, जो उसके लिए लड़ेगा। भाई अब सुनो असली जैकपॉट वाली बात। सनी को एको मिल गया था और ये कोई आम चीज नहीं होती। एकोज इतने रेयर होते हैं कि असली दुनिया में इनकी कीमत अरबों खरबों में होती है, क्योंकि ये मेमोरीज से कहीं ज्यादा कीमती है। सनी तुरंत अपने सी ऑफ सोल में गया। वहां उसने देखा कि उसकी मेमोरीज के बीच में एक बड़ा सा रोशनी का गोला है। जैसे ही उसने बुलाया, वही भयानक कंकड़ा स्कैवेंजर उसके सामने खड़ा हो गया। फर्क बस इतना था कि अब वो पागल नहीं था, बल्कि बिल्कुल शांत सनी का गुलाम बन चुका था। उसके ऊपर रून्स चमक रहे थे, कैरापेस स्कैवेंजर। तभी एक अजीब चीज हुई। जैसे ही सनी ने उसे छुआ, उसके सामने एक ऑप्शन आया, एको को शैडो में बदलना है। सनी तो हक्का बक्का रह गया। उसने कहा हाँ, पर रून्स ने बताया कि उसके पास अभी एक काफी फ्रैगमेंट्स नहीं है। सनी ने सोचा कि चलो बाद में एक्सपेरिमेंट करते हैं, अभी तो इस मॉन्स्टर का यूज करते हैं। वापस होश में आते ही उसने गर्ज से सनी, नेफिस और कैसी को बताया, मुझे एको मिला है। कैसी तो उछली पड़ी और नेफिस के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आई। सनी ने दिमाग लगाया और कहा कि ये मॉन्स्टर अब हमारा घोड़ा बनेगा। उन्होंने कैसी को उस घने ककड़े की पेट पर बिठा दिया और उसे सोने की रस्सी से बांध दिया ताकि वो गिरे नहीं। अब उनकी रफ्तार बढ़ गई थी। कैसी आराम से मॉन्स्टर पर सवार थी और सनी, नेफिस आगे आगे दौड़ रहे थे। सब कुछ पहली बार इतना स्मूथ चल रहा था कि सनी थोड़ा रिलैक्स महसूस करने लगा। लेकिन भाई, इस ड्रीम रेल में सुकून कहाँ मिलता है। अचानक हवा तेज चलने लगी। कैसी ने कहा, रुको, क्या तुमने कुछ सुना? सनी और नेफिस को तो कुछ नहीं सुनाई दिया, पर कैसी ने जमीन पर कान लगाकर कहा, ये गुनगुना रहा है।
इट्स मर्मरिंग। तभी सनी के चेहरे पर पानी की एक बूंद गिरी। उसने ऊपर देखा तो दंग रह गया। काले बादल इतनी तेजी से आसमान में फैल रहे थे कि वो सूरज को ढकने वाले थे। और दोस्तों, और आप तो जानते हैं, इस जगह पर अगर सूरज गया और अंधेरा हुआ तो मौत पक्की है। अब क्या करेंगे ये तीनों? क्या ये अंधेरा होने से पहले सुरक्षित जगह पहुंच पाएंगे? भाई, ये वाला चैप्टर तो बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सुनो क्या खतरनाक सीन हुआ। जैसे ही सनी ने ऊपर देखा और काले बादल दिखे, उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत चिल्लाकर नेफिस से कहा, हमें अभी निकलना होगा। नेफिस ने भी हालात की गंभीरता को समझा और तुरंत कैसी को वापस उस स्कैवेंजर मोन्स्टर यानी एको पर बिठा दिया। उन्हें अभी भी 3-4 किलोमीटर का रास्ता तय करना था, उन पहाड़ियों तक पहुंचने के लिए जहां वे सुरक्षित रह सकते थे। नेफिस ने साफ कह दिया, अब छुपने का वक्त नहीं है। रास्ते में जो भी आए उसे काटते हुए निकलना होगा। और फिर शुरू हुई मौत और जिंदगी की रेस। सनी आगे आगे दौड़ रहा था, रास्ता दिखा रहा था, और पीछे पीछे नेफिस और वो मॉन्स्टर। बारिश इतनी तेज शुरू हो गई कि रास्ता दिखना बंद हो गया। लैबिरिंथ के बाकी मॉन्स्टर्स भी डरे हुए थे और छुपने की जगह ढूंढ रहे थे, पर तूफान उनसे भी तेज निकला। अचानक बिजली कड़की और जमीन हिलने लगी। सनी गिरते पड़ते उठा तो उसने देखा कि काला नमकीन पानी उसके घुटनों तक आ चुका था। समंदर वापस आ रहा था। पानी तेजी से बढ़ने लगा, घुटनों से कमर तक आ गया। दौड़ना नामुमकिन था, पर तभी बिजली की रोशनी में उन्हें सामने पहाड़ी दिखी। वो पहुंच तो गए, पर पीछे से पानी का एक विशाल सैलाब उनकी तरफ बढ़ रहा था, जो रास्ते में आने वाले बड़े बड़े कंकड़ों को अंडे की तरह फोड़ रहा था। नेफिस ने चिल्लाकर कहा, एको को वापस भेजो। सनी ने मॉन्स्टर को गायब किया। नेफिस ने कैसी को अपनी पीठ पर बांधा और वो पहाड़ी पर चढ़ने लगे। सनी अभी थोड़ा ही ऊपर गया था कि नीचे से पानी की एक विशाल दीवार उनसे टकराई। पहाड़ी हिल गई, पत्थर गिरने लगे, पर वो किसी तरह टिके रहे। सनी की हालत खराब थी। उसके हाथ फिसलने लगे थे, शरीर जवाब दे रहा था। पानी उसके पैरों तक, फिर कंधों तक आ गया। एक लम्हा ऐसा आया जब सनी का हाथ फिसला और वो बहने ही वाला था कि अचानक उसके पास वही सोने की रस्सी गिरी। सनी ने उसे पकड़ा और नेफिस ने उसे पूरी ताकत से ऊपर खींच लिया। जब सनी ने पहाड़ी के ऊपर पहुंचकर सांस ली तो उसने देखा नेफिस और कैसी भी वहीं पड़ी, थककर चूर हो चुकी थी। सनी को हंसने का मन कर रहा था, पर हिम्मत नहीं थी। वो मौत के मुंह से निकल आए थे। भाई, तीनों बच तो गए, पर अब इस अनजान पहाड़ी पर उनका क्या इंतजार कर रहा है? क्या ये सुकून सिर्फ थोड़ी देर का है? भाई, अब सुनो असली हॉरर मूवी वाला सीन। सनी और नेफिस उस पहाड़ी यानी क्लिफ के ऊपर लेटकर सांस ले ही रहे थे कि अचानक सनी की शैडो उसे बेचैन करने लगी। उसे लगा कि कुछ तो गलत है। जब उसने ध्यान से अंधेरे में चारों तरफ देखा तो बिजली कड़की और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां पहाड़ी के ऊपर सिर्फ वो तीनों नहीं थे, उनके चारों तरफ बड़े बड़े काले पत्थर दिख रहे थे। पर वो पत्थर नहीं, बल्कि स्कैवेंजर मॉन्स्टर्स थे। वो सब बारिश से बचने के लिए वहां शांत बैठे थे। सनी ने गिना, 1 2 3, पूरे 8 मॉन्स्टर्स उन्हें घेरे हुए थे। वो जगह उनके लिए सुरक्षित ठिकाना नहीं, बल्कि एक मौत का पिंजरा यानी डेथ ट्रैप थी। सनी ने तुरंत नेफिस और कासी को इशारा किया कि बिल्कुल मत हिलना। उसने सोचा कि अंधेरा है, बारिश का शोर है और ये मॉन्स्टर्स शायद उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। सनी को लगा कि ये उसका मैदान है, अंधेरा और खामोशी। उसने फैसला किया कि वो एक साइलेंट असासिन बनकर एक एक करके सबको खत्म करेगा। वो धीरे से शैडोज में घुल गया और पहले मॉन्स्टर की तरफ बढ़ा। उसने इतनी सफाई से जंप मारी और मॉन्स्टर के दिमाग में तलवार घुसा दी कि किसी को भनक तक नहीं लगी। एक शिकार ढेर हो गया। सनी को लगा उसने जंग जीत ली, पर तभी उसे एक बहुत ही अजीब बात खटकी। जब भी सनी किसी मॉन्स्टर को मारता था तो उसके दिमाग में स्पेल की आवाज आती थी, जो फ्रैगमेंट्स मिलने की खबर देती थी। पर इस बार स्पेल बिल्कुल खामोश थी। ना कोई नोटिफिकेशन आया, ना शैडो फ्रैगमेंट्स मिले। सनी का माथा ठनका। उसने डरते हुए उस मरे हुए स्कैवेंजर को ध्यान से देखा और भाई, उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि वो मॉन्स्टर अभी नहीं मरा था, वो तो पहले से ही मरा हुआ था। वो सारे 8 स्कैवेंजर्स वहां जिंदा नहीं बैठे थे, बल्कि उनकी लाशें पड़ी थीं। अब सवाल ये था दोस्तों कि अगर वो मॉन्स्टर्स पहले से मरे हुए थे तो उन्हें इतनी बेरहमी से किसने मारा, और क्या वो चीज अभी भी वहीं आसपास है? भाई, अब किस्सा और भी ज्यादा सीरियस हो गया है। सनी ने जब उस स्कैवेंजर को ध्यान से देखा तो उसकी रूह कांप गई। उसे लगा था कि शायद वो मॉन्स्टर जिंदा है, पर उसका कैरेपेस यानी आर्मर तो किसी ने टिन की डब्बे की तरह बीच से फाड़ दिया था। उसके नीला खून बारिश में बह रहा था। सनी ने हिम्मत जुटाकर बाकी मॉन्स्टर्स को भी चेक किया। पूरे 8 के 8 स्कैवेंजर्स को किसी ने बड़ी बेरहमी से काटकर ढेर कर दिया था। अब सनी को डर इस बात का नहीं था कि मॉन्स्टर्स जिंदा हैं, बल्कि डर इस बात का था कि वो कौन है जिसने इन खतरनाक मॉन्स्टर्स का ये हाल किया। सनी के फेटेड एट्रीब्यूट की वजह से उसे पता था कि अच्छे की उम्मीद करना बेकार है। वो डरते
डरते डरते उस पथरीली दीवार यानी रिज के ऊपर चढ़ा, ये देखने के लिए कि उसके पार क्या है। जैसे ही उसने ऊपर से नीचे झांका, उसकी सांसें अटक गई। नीचे वही विशाल मॉन्स्टर बैठा था जो उन्होंने पहले देखा था, काले और लाल आर्मर वाला, जिसके हाथों में पिंसेस नहीं बल्कि मौत देने वाले बड़े बड़े बोन साइट्स यानी हंसिया लगे थे। वही था वो असली कातिला। सनी बिना आवाज के वहां से फिसला और दौड़कर नेफिस और कैसी के पास पहुंचा। उसने हांफते हुए बताया, वहां 8 स्कैवेंजर्स मरे पड़े हैं और उनका कातिल, वो अवेकन मॉन्स्टर, वहीं रिज के पीछे छुपा बैठा है। सनी को लगा था कि नेफिस कहेगी कि चलो यहाँ से भागते हैं, पर नेफिस ने अपनी तलवार पकड़ी और ठंडे दिमाग से कहा, हमें उसे मारना होगा। सनी का दिमाग चकरा गया। उसने कहा, क्या तुम पागल हो? हम सिर्फ स्लीपर्स हैं, दैट मीन्स डॉर्मेंट लेवल के इंसान, और वो अवेकन मॉन्स्टर है। उसने 8 मॉन्स्टर्स को यूं ही ढेर कर गया। हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। पर नेफिस ने बड़े सुकून से समझाया कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है। सुबह होते ही वो मॉन्स्टर उन्हें देख लेगा और मार देगा। अभी अंधेरा है, बारिश का शोर है और उनके पास सरप्राइज अटैक का मौका है। नेफिस ने कहा कि हम ऑर्डिनरी स्लीपर्स नहीं हैं सनी, तुम, मैं और तुम्हारा वो इको मॉन्स्टर मिलकर उसे हरा सकते हैं। मुश्किल होगा, मौत भी आ सकती है, पर यही एक रास्ता है। तभी कैसी ने एक बहुत पते की बात कही, हमारा सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम इंसान हैं और हमारे पास दिमाग है, जबकि वो सिर्फ एक जानवर है। बस भाई, अब सौदा पक्का था। सनी ने अपनी आज़र ब्लेड कस के पकड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसे बहुत ही बुरा फीलिंग आ रहा था इस लड़ाई को लेकर, पर कोई चारा नहीं था। उसने अंधेरे में उस बड़े शैतान की तरफ अपना हाथ उठाया। अब दोस्तों, अगली बार जब हम मिलेंगे तो देखेंगे कि क्या सनी का एको और नेफिस मिलकर उस मौत के सौदागर को हरा पाते हैं या ये उनकी आखिरी रात होगी। भाई, अब किस्सा बिल्कुल मौत के मोड़ पर पहुंच गया है। सुनो क्या खतरनाक फाइट हुई। सनी और नेफिस ने मिलकर एक प्लान बनाया। पहले तो नेफिस ने उन 8 स्कैवेंजर्स के सोल शार्ड्स को अब्सॉर्ब किया ताकि वो पहले से ज्यादा ताकतवर और तेज हो जाए। सनी ने अपने शैडो से थोड़ा मोरल सपोर्ट मांगा, पर उसकी परछाई ने उसे थप्पा दिखा दिया। खैर, सनी ने हिम्मत करी और प्लान के मुताबिक बेट यानी चारा बन गया। सनी ने रिज के ऊपर खड़े होकर अपनी सिल्वर बेल बजाई। जैसे ही उस कैरापेस सेंचुरियन ने उसे देखा, सनी वहां से कूदकर भागा। वो मॉन्स्टर इतना पागल हो गया कि उसने पूरी रिज ही तोड़ दी और सनी के पीछे किसी तेज रफ्तार ट्रेन की तरह लपका। लेकिन दोस्तों, ये तो एक जाल था। सनी ने अंधेरे में वो सोने की रस्सी, गोल्डन रोप, 2 बड़े पत्थरों के बीच बांध रखी थी। वो मॉन्स्टर इतनी तेजी में था कि वो रस्सी से टकराकर मुंह के बल गिरा। उसके गिरते ही सनी का एको उसकी पीठ पर चढ़ गया और उसे जकड़ लिया। तभी नेफिस ने मौके का फायदा उठाया और अपनी तलवार सीधा उस मॉन्स्टर के आमा की एक गैप यानी कमजोर जगह में घुसा दी। तलवार पूरी की पूरी अंदर चली गई। सनी को लगा जंग खत्म हो गई, पर भाई, वो अवेकन्ड मॉन्स्टर तो अलग ही मिट्टी का बना था। उसे घंटा फर्क नहीं पड़ा। उसने एक झटके में एको को उठाकर फेंका और खड़ा हो गया। नेफिस की तलवार अभी भी मॉन्स्टर के शरीर में फंसी हुई थी और वो बिल्कुल निहत्थी उसके सामने थी। नेफिस ने किसी तरह उसके नीचे घुसकर अपनी जान बचाई। सनी ने सोचा कि वो पीछे से हमला करके नेफिस को वक्त देगा, पर जैसे ही उसने मॉन्स्टर की टांग पर वार किया, वो मॉन्स्टर बिजली की रफ्तार से पलटा। इससे पहले कि सनी कुछ समझ पाता, उस मॉन्स्टर की एक भयानक बोन साइथ ने सनी के सीने पर इतनी जोर से हमला किया कि सनी किसी कपड़े की गुड़िया की तरह हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। अब हालत ये है भाई कि सनी जमीन पर पड़ा है, उसकी पसलियां टूट चुकी हैं और उसके मुंह से खून निकल रहा है। वो अपनी ही खून में डूब रहा है और उसकी सांसें उखड़ रही हैं। उसने धुंधली आंखों से ऊपर देखा तो उसे सितारे नहीं, बल्कि वो 2 खूनी लाल आंखें अपनी तरफ बढ़ती हुई दिखी। मौत सनी के बिल्कुल सामने खड़ी है। बताओ भाई, क्या सनी का शैडो स्लेव वाला सफर यहीं खत्म हो जाएगा या फिर नेफिस कुछ ऐसा करेगी जो सबको हैरान कर देगा? भाई, ये चैप्टर तो बिल्कुल जज्बाती कर देने वाला था। सनी मौत की दहलीज पर खड़ा था। उसका शरीर टूट चुका था और दिमाग पर धुंध छा रही थी। उसे लगा कि बस अब खेल खत्म। पर सनी हार मानने वालों में से नहीं था। उसे नेफिस की सिखाई हुई बात याद आई, क्लैरिटी, सफाई। उसने दुख और दर्द को एक तरफ फेंका और अपने दिमाग को सिर्फ एक मकसद पर टिका दिया, सर्वाइवल, जिंदा बचना। इस क्लैरिटी ने उसे वो ताकत दी कि हिल न पाने के बावजूद वो सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। सनी ने अपने एको को आखिरी बार मौत के कुएं में झोंक दिया। एको ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस बड़े मॉन्स्टर पर हमला किया।
दोनों मॉन्स्टर्स के बीच ऐसी भयानक टक्कर हुई कि चिटन यानी आर्मर टूटने की आवाजें तो तूफान के शोर को भी मात दे रही थी। सेंचुरियन ने एको की एक टांग काट दी, पर तभी कुछ ऐसा हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। किस्मत देखो भाई, नेफिस की तलवार अभी भी उस मॉन्स्टर के शरीर में फंसी हुई थी और उसका हैंडल आसमान की तरफ था। अचानक बिजली कड़की और सीधा उस तलवार पर गिरी। वो तलवार एक लाइटनिंग रॉड बन गई और मॉन्स्टर के शरीर में करोड़ों वोल्ट्स का करंट दौड़ गया। मॉन्स्टर का आर्मर जलने लगा और उस पर बने लाल निशान सफेद होकर चमकने लगे। लेकिन वो मॉन्स्टर अब भी जिंदा था। वो दोबारा खड़ा होने की कोशिश कर ही रहा था कि नेफिस ने लपककर अपनी तलवार पकड़ी और उसे घुमाकर बाहर खींच लिया, जिससे मॉन्स्टर का सीना फट गया। नेफिस ने उसकी एक मौत देने वाली साइथ भी काट दी, पर मॉन्स्टर ने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। अब मौत का खेल आखिरी स्टेज पर था। अधमरा एको फिर से उठा और उसने अपनी बची हुई एक टांग मॉन्स्टर के उस फटे हुए जख्म के अंदर घुसा दी और उसके सारे अंदरूनी अंग बाहर खींच लिए। आखिरकार वो भयानक मॉन्स्टर ढेर हो गया। सनी को स्पेल की आवाज सुनाई दी, यू हैव स्लेन एन अवेकेंड मॉन्स्टर कैरापेस सेंचुरियन। उसे एक नया मेमोरी भी मिला, स्टारलाइट लिजनामा। पर सनी की हालत बहुत बुरी थी। वो अपने ही खून में डूब रहा था, सांस नहीं आ रही थी और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। तभी उसे किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी और दो नर्म हाथों ने उसके चेहरे को छुआ। बताओ भाई, क्या नेफिस सनी को इस मौत के मुंह से निकाल पाएगी? क्या सनी ने इस जंग में जीत कर भी अपनी जान गंवा दी? भाई, ये चैप्टर पढ़कर मेरा तो दिल बैठ गया। सनी मौत के बिल्कुल करीब था, पर तभी नेफिस ने कुछ ऐसा किया जो इसके नाम चेंजिंग स्टार को बिल्कुल जस्टिफाई करता है। सुनो क्या हुआ। नेफिस सनी के टूटे हुए शरीर के पास घुटनों के बल बैठी थी। उसने अपने हाथ सनी के सीने पर रखे और अचानक उसकी हथेलियों से एक दिव्य सफेद रोशनी निकलने लगी। लेकिन भाई, ये कोई आसान काम नहीं था। जैसे ही वो रोशनी चमकी, नेफिस का चेहरा दर्द से फटने लगा। वो बुरी तरह चिल्लाई और उसके होठों से खून निकलने लगा। उसने अपना एस्पेक्ट एबिलिटी यूज किया था सनी को ठीक करने के लिए। सनी को ऐसा लगा जैसे वो किसी जन्नत में हो। उसका सारा दर्द खत्म हो गया और एक सुकून भरी गर्मी उसके जिस्म में फैल गई। उसकी टूटी हुई हड्डियां खुद ब खुद जुड़ने लगी। फटे हुए फेफड़े और जख्मी दिल फिर से नए जैसा हो गया। सनी बिल्कुल भला चंगा हो गया, पर नेफिस की हालत खराब हो गई। वो दर्द के मारे उल्टियां करने लगी और उसका शरीर कांपने लगा। उसने सनी को बचा लिया था, पर इसकी कीमत खुद बहुत बड़े दर्द से चुकाई थी। अगले दिन उन्होंने उस मरे हुए सेंचुरियन मॉन्स्टर का मांस भूनकर खाया। तभी उन्होंने आसमान में एक भयानक चीज देखी, एक विशाल उड़ने वाला मॉन्स्टर जिसका शरीर शेर जैसा था, पर सर और पंख किसी काले कौवे जैसे। वो मॉन्स्टर सेंचुरियन की लाश को तिनके तप्पे की तरह तोड़कर खा गया और पश्चिम की तरफ उड़ गया। सनी को महसूस हुआ कि वो अंदर से बदल गया है। उस लड़ाई में जो उसे क्लैरिटी मिली थी, वो अब हमेशा के लिए उसके पास थी। वो अब पहले से ज्यादा शांत और तेज सोचने वाला बन गया था। शाम को सनी नेफिस के पास गया, जो पहाड़ी के किनारे बैठी थी। सनी ने शर्म और एहसानमंदी से कहा, तुमने कल 2 बार मेरी जान बचाई, शुक्रिया। नेफिस ने हमेशा की तरह ठंडे अंदाज में कहा, हम एलाइज हैं, शुक्रिया की जरूरत नहीं। फिर सनी ने हिम्मत करके उससे एक बहुत गहरी बात पूछी, वो तुम्हारा फ्लॉ है ना, वो दर्द जो तुम्हें अपनी एबिलिटी यूज करने पर होता है? नेफिस ने खामोशी से कहा, हाँ। सनी ने पूछा कि वो दर्द कैसा लगता है, तो नेफिस ने बस 4 शब्द कहे जो सनी के दिल को चीर गए, लाइक बर्निंग अलाइव, जैसे जिंदा जलना। सनी ने दुख से कहा कि उसे बुरा लग रहा है, पर नेफिस ने बस कंधे उचका दी और कहा, इट्स जस्ट पेन, ये तो सिर्फ दर्द है। भाई, ये बात सुनकर सनी सुन रह गया। किसके लिए जिंदा जलने जैसा दर्द सिर्फ दर्द कैसे हो सकता है? नेफिस अंदर से कितनी टूटी हुई और कितनी मजबूत है, ये सोचकर ही डर लगता है। अब तीनों उस विशाल उड़ने वाले मॉन्स्टर के रास्ते पर यानी वेस्ट की तरफ बढ़ने वाले हैं। भाई, अब सुनो असली स्पॉइल्स ऑफ वॉर यानी जंग के बाद मिले इनाम का किस्सा। सनी और नेफिस काफी देर तक खामोश बैठे रहे। सनी ने अपने दिमाग में झांक कर देखा तो उसका एको एक रोशनी के गोले में लिपटा हुआ धीरे धीरे ठीक हो रहा था। बेचारे की एक टांग तो चली गई थी, पर शुक्र है कि वो जिंदा बच गया। सनी ने अपने रून्स चेक किए, उसे 4 शैडो फ्रेगमेंट्स मिले थे, क्योंकि उसके एको ने आखिरी बार किया था। उनका एग्रीमेंट ये था कि सोल शार्ड्स जो मॉन्स्टर से निकलते हैं वो नेफिस को मिलेंगे। तो नेफिस ने एक खुद खाया और एक कैसी को दे दिया ताकि उनकी ताकत बढ़े। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो सनी को मिली थी वो थी एक नया मेमोरी, स्टारलाइट लिजनामा। सनी ने नेफिस की तरफ देखा और थोड़ा शर्मनाते हुए बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है।
नेफिस थोड़ी कंफ्यूज हुई। सनी ने बताया कि उसे एक आर्मर मिला है और वो उसे देना चाहता है। अब मेमोरी ट्रांसफर करने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ना जरूरी था। सनी बेचारा पहले ही नेफिस के नर्म एहसास और उस हीलिंग फ्लेम वाली बात से थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था, पर उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और आर्मर ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही नेफिस ने आर्मर को बुलाया, बिजली की चमक की तरह उसके जिस्म पर पहले एक काला बॉडी सूट आया और फिर उसके ऊपर सफेद रंग का चमकता हुआ प्लेट आर्मर। उसके सीने पर 7 सितारे बने हुए थे, बिल्कुल उस विशाल हेडलेस स्टैचू की तरह। भाई नेफिस और सफेद और काले आर्मर में कमाल लग रही थी। एक तो वो सुरक्षित हो गई थी और दूसरा सनी ने दिल ही दिल में चैन की सांस ली कि अब नेफिस ने ढंग के कपड़े पहन लिए हैं, अब कम से कम वो लड़ाई में डिस्ट्रैक्ट तो नहीं होगा। नेफिस भी बहुत खुश थी। उसने एक प्यारी सी स्माइल दी और कहा, पहले से बहुत बेहतर है। सनी को सुकून मिला कि अब तीनों के पास ढंग का आर्मर और हथियार है। अब तीनों पूरी तरह तैयार हैं पश्चिम की तरफ उस अनजान मंजिल पर बढ़ने के लिए। बताओ भाई, क्या देखना है कि अगले सफर में उन्हें वो इंसानी किला यानी ह्यूमन कैसल मिलता है या नहीं? भाई अब सुनो कहानी का एक बहुत ही इमोशनल मोड़। नेफिस जब नया आमा पहनकर कैंप वापस आई तो सबसे पहले कैसी के पास गई। कैसी ने तो उसके कदमों की आहट से ही पहचान लिया कि नेफिस ने कुछ नया पहना है। नेफिस उसे बताने लगी कि ये वही कैरापेस सेंचुरियन का आर्मर है और कैसी ने उस सफ़ेद खातों को हाथ लगाकर महसूस किया। सनी दूर बैठा ये सब देख रहा था और दिमाग में एक मजाकिया ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर कोई अनजान बंदा उन्हें देखे तो वो क्या सोचेगा। कैसी तो किसी प्रिंसेस जैसी लगती है, नेफिस उसकी हिफाजत करने वाली एक नोबल नाइट, और सनी खुद को देखकर बोला, मैं तो किसी स्क्वायर या पेज बॉय जैसा लग रहा हूँ। फिर उसने खुद ही मजाक में सोचा कि चलो अच्छा है, लोग मुझे हल्का समझेंगे तो पीछे से चाकू घोंपना आसान होगा। तभी कैसी सनी के पास आकर बैठ गई। उसका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था। उसने कहा, नेफिस ने बताया कि तुम कल मरने वाले थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं कितनी यूजलेस हूँ। ना मैं चल सकती हूँ, ना मैं लड़ सकती हूँ। हर चीज़ के लिए मुझे तुम दोनों पर निर्भर रहना पड़ता है। सनी को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। उसने कैसी का हौसला बढ़ाने के लिए अपनी फर्स्ट नाइटमेयर की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे वो एक गुलाम था, जंजीरों में बंधा हुआ, और स्पेल ने उसके बारे में कहा था कि वो एक यूजलेस रिच है, बेकार आदमी है। पर सनी ने कहा, किस्मत सिर्फ मिलने से नहीं होती, किस्मत को पकड़ना पड़ता है। स्पेल अगर एक हाथ से छीनती है तो दूसरे हाथ से देती भी है। सनी ने बहुत गहरी बात कही। कैसी, तुम्हारा फ्लॉ यानी अंधा होना सबसे बड़ा दर्द है जो मैंने देखा है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि तुम्हारी पावर उतनी ही अनोखी और ख़तरनाक होगी। बस अभी तुमने उसे पहचानने का रास्ता नहीं ढूंढा है। सनी ने मजाक में ये भी जोड़ दिया कि मुझ पर भरोसा करो, मैं दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी हूँ। हालांकि हमें पता है कि उसे ईमानदार रहने पर फ्लॉ मजबूर करता है। कैसी काफ़ी देर तक खामोश रही, जैसे अपने अंदर किसी जंग से लड़ रही हो, और फिर अचानक उसने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर सनी के कान खड़े हो गए। कैसी ने धीरे से कहा, सनी, मैंने जितने विजन्स यानी भविष्यवाणियाँ तुम लोगों को बताए हैं, मैंने उससे कहीं ज़्यादा देखे हैं। भाई, इसका मतलब समझ रहे हो? कैसी ने कुछ ऐसा छुपाया है जो शायद सनी और नेफिस की ज़िंदगी बदल दे। क्या देखना है अगले चैप्टर में कि वो कौन सा राज है जो कैसी अब तक दबाए बैठी थी। भाई, अब किस्सा थोड़ा हैवी हो गया है। सनी तो सन रह गया जब कैसी ने कहा कि उसने और भी विजन्स देखे हैं। उसने पूछा, कैसी, तुमने बताया क्यों नहीं? कैसी ने बड़ी उदास मुस्कान के साथ कहा, सनी, कभी कभी जानकारी यानी नॉलेज दुनिया की सबसे भारी चीज़ होती है। मुझे डर है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो कहीं वही बताने की वजह से वो विजन सच ना हो जाए। समझ रहे हो भाई? कैसी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी से डर रही थी कि कहीं बचाने के चक्कर में ही वो काम ना हो जाए जो मौत का सबब बने। सनी का दिमाग चकरा गया। उसने सोचा कि अगर कुछ बुरा होने वाला है तो मुझे पता होना चाहिए ताकि मैं तैयारी कर सकूं, पर अगर मेरी तैयारी ही उस बुराई की वजह बन गई तो। दोनों खामोश हो गए। फिर कैसी ने एक अजीब सा कॉम्प्रोमाइज़ किया। उसने सनी से कहा, क्या तुम मुझसे एक वादा कर सकते हो? क्या तुम नेफिस का ख्याल रखोगे, चाहे जो हो जाए, यानी नो मैटर व्हाट? सनी ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर अपने फ्लॉ यानी सच बोलने की मजबूरी और अपनी ईमानदारी की वजह से बोला, मैं नहीं कर सकता, मैं मुश्किल से अपना ख्याल रख पाता हूँ। सनी को लगा कि नेफिस के लिए चाहे जो हो जाए वाला वादा बहुत बड़ा है, क्योंकि वो दोनों अभी सिर्फ ज़रूरत के साथी हैं, दोस्त नहीं। कैसी ने एक ठंडी सांस भरी और वहां से चली गई, सनी को एक अजीब से बोझ के साथ छोड़कर। खैर, सनी ने अपना दिमाग बांटने के लिए उन मेमोरीज और रून्स के बारे में सोचना शुरू किया। वो एश्योर ब्लेड, स्टारलाइट लेजेंड आर्मर और वो हेडलेस स्टैचू सब आपस में जुड़े हुए लग रहे थे।
कर्स्ड सोल्जर्स ऑफ द फॉलन लेजेंड। क्या वो कंकड़े यानी स्कैवेंजर्स वही पुराने सिपाही हैं जो किसी श्राप यानी कर्स की वजह से मॉन्स्टर बन गए? और वो ऑल कंज्यूमिंग डार्कनेस क्या है, यानी सब निकल लेने वाला अंधेरा क्या है? सनी को डर लगने लगा कहीं ये श्राप उसे भी मॉन्स्टर ना बना दे। और फिर वो सबसे बड़ा सवाल, कैसी का वो विजन जिसमें उसने 7 मोहरे यानी 7 सील्स देखी थी, क्या वो हेडलेस स्टैचू उन्हीं 7 मोहरों का एक पहरेदार था? इतने सारे सवाल और एक भी जवाब नहीं। सनी ने सोचा कि अभी दिमाग खराब करने का कोई फायदा नहीं, शायद आगे चलकर सब साफ हो जाए। पर उसके दिमाग में अब भी कैसी की वो बात गूंज रही थी कि कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। भाई, अब तीनों अगले सफर पर निकलने वाले हैं। क्या लगता है रास्ते में उन्हें कोई जवाब मिलेगा या सिर्फ नए खतरे? भाई, अब सुनो सनी की स्वॉर्ड ट्रेनिंग और उनके अगले कदम का किस्सा। शाम को सनी अपनी तलवार यानी एशर ब्लेड के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। अब उसके पास वो क्लैरिटी थी तो हर मूव पहले से बेहतर लग रहा था। सनी ने नेफिस से एक सवाल पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तलवार मेरे लिए सही हथियार है या मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए? नेफिस ने बहुत ही पते की बात कही। उसने समझाया कि तलवार को किंग ऑफ वेपन्स क्यों कहते हैं। उसने कहा, दुनिया में वो नहीं बचता जो सबसे ताकतवर है, बल्कि वो बचता है जो अडेप्टेबल है, यानी हालात के मुताबिक ढलने वाला है। तलवार हर काम कर सकती है, पियर्स, कट, पैश, ये हर रेंज में काम आती है। जब तुम तलवार पकड़ते हो तो तुम सबसे ताकतवर भले ना हो, पर तुम सबसे अडेप्टेबल होते हो। और फिर उसने एक ऐसी बात कही जो सनी के दिमाग में बैठ गई। हथियार क्या है वो मायने नहीं रखता, तलवार या भाला तो सिर्फ टूल्स हैं, असली हथियार तुम खुद हो, यानी यू आर द वेपन। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और समुंदर का काला पानी लैबिरिंथ में वापस आने लगा। कुछ स्कैवेंजर्स ने उनकी पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की, पर सनी और नेफिस ने उन्हें नीचे धक्का दे दिया। सनी को बैठे बैठे 4 और शैडो फ्रैगमेंट्स मिल गए। अब टोटल 32/1000 हो गए। सनी थोड़ा परेशान था। उसने नेफिस से पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम उस किले तक पहुंच पाएंगे? नेफिस की आंखों में उस वक्त एक अजीब सी चमक थी। उसने पश्चिम की तरफ देखा और कहा, अगर हमने ठान लिया है तो किसकी हिम्मत है जो हमें रोक सके? भाई, नेफिस का कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग है। उन्होंने एक दिन और वहां गुजारा ताकि सनी का ईगो ठीक हो सके। नेफिस मेडिटेट करती रही, शायद अपने फ्लो यानी दर्द को सहने की प्रैक्टिस कर रही थी। और कैसी अब पहले से ज्यादा मजबूत लग रही थी। सनी और कैसी ने एकेडमी की बातें की, टीचर जूलियस के किस्से सुनाई और थोड़ा हल्का फुल्का माहौल बनाया। लेकिन अब वक्त आ गया था। सेंचुरियन का बचा खुचा मांस खाने के बाद तीनों ने अपना सामान बांधा। अब उन्हें उस पहाड़ी की सुरक्षा छोड़कर वापस उस खतरनाक लैबिरिंथ यानी भूल भुलैया में उतरना था। उनका अगला सफर पश्चिम की तरफ शुरू होने वाला है और इस बार वो पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। बताओ भाई, क्या उनका ये रास्ता सीधा उस इंसानी किले तक जाएगा या रास्ते में कोई नया भयानक मॉन्स्टर उनके इस नए कॉन्फिडेंस को मिट्टी में मिला देगा? भाई, अब सुनो असली सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस का किस्सा। अब कहानी में कुछ हफ्ते बीत चुके हैं और हमारे तीनों हीरोज अब वो पहले वाले खोए हुए बच्चे नहीं रहे। अब वो एक खतरनाक और एक्सपीरियंस्ड अवेकन कोहॉर्ट बन चुके हैं। सनी अब एक मरे हुए स्कैवेंजर के ऊपर बैठकर बड़े सुकून से अपनी तलवार साफ कर रहा है। इन 2 हफ्तों में उन्होंने डरना छोड़ दिया है। पहले वो मॉन्स्टर से बचते थे, पर अब वो उनका शिकार करते हैं। नेफिस और सनी ने मिलकर इतने स्कैवेंजर्स मारे हैं कि उनका कोऑर्डिनेशन अब कमाल का हो गया है। बिना एक शब्द बोले वो दोनों एक दूसरे का दिमाग पढ़ लेते हैं और मॉन्स्टर्स की धज्जियां उड़ा देते हैं। सनी का ईगो भी अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया है। उसके कातिलाने टंग वापस उगाई है और भाई, उसे सेंचुरियन से ऐसी नफरत हो गई है कि वो उन्हें मारकर उनका मांस बड़े चाव से खाता है। हालांकि एको उसको भूख नहीं लगती, पर ये वाला विंडिक्टिव यानी बदलेखोर हो गया है। नेफिस अब किसी व्हाइट मेनेस यानी सफेद आफत से कम नहीं लगती। उस सफेद आर्मर में वो किसी तलवार की देवी जैसी लगती है, जो जहाँ से गुजरती है नीले खून की नदियां बहने लगती हैं। वो हर सोल शार्ट के साथ और ताकतवर होती जा रही है, बिल्कुल सुपर ह्यूमन लेवल के करीब। सनी भी पीछे नहीं है। उसने बहुत सारे शैडो फ्रैगमेंट्स जमा कर लिए हैं और नेफिस की ट्रेनिंग ने उसे एक माहिर फाइटर बना दिया है। सनी ने एक बहुत बड़ी बात सीखी कि हजारों घंटे की ट्रेनिंग एक तरफ और मौत जिंदगी की एक असली लड़ाई एक तरफ। असली लड़ाई ही सबसे बड़ा उस्ताद यानी टीचर होती है। और हमारी प्यारी कैसी, वो भी अब पहले से ज्यादा मजबूत और कॉन्फिडेंट हो गई है। वो अब धीरे धीरे अपनी डिसेबिलिटी यानी अंधा होने के साथ जीना सीख रही है और अब वो दूसरों पर बोझ कम महसूस होती है। सनी को तो अब उसकी हिफाजत करने में सुकून मिलने लगा है। अब उन्हें वो इंसानी किला यानी ह्यूमन कैसल नामुमकिन नहीं लग रहा। उन्हें लग रहा है कि वो उसके बहुत करीब पहुंच गए हैं। भाई, तीनों अब पूरी तरह बीस्ट मोड में है। क्या लगता है अगले मोड पर उन्हें किला दिखेगा या कोई ऐसा मॉन्स्टर जो उनके इस नए कॉन्फिडेंस को मिट्टी में मिला देगा? लैबिरिंथ
नींद की गहराई में सनी ने अभी अभी एक और मुश्किल लड़ाई खत्म की थी। मरे हुए मॉन्स्टर्स के ढेर से अपनी तलवार निकालते हुए उसने कैसी को इशारा किया कि अब बाहर आना सुरक्षित है। कैसी जो कोरल की दीवार के पीछे छुपी थी अपने स्टाफ के सहारे बाहर आई और सनी ने उसे सहारा देकर उसके एको यानी स्कैवेंजर मॉन्स्टर तक पहुंचाया। रास्ते में उन्होंने उन खतरनाक सेंटीपीड मॉन्स्टर्स के बारे में बात की जो इस इलाके में स्कैवेंजर्स के दुश्मन थे। ये सेंटीपीड्स 3 मीटर लंबे थे और इनके शरीर से एक ऐसा तेजाबी तेल निकलता था जो पल भर में किसी भी आमा को गला सकता था। सनी ने बताया कि उसने और नेफिस ने इन मॉन्स्टर्स को आपस में लड़ने दिया और बचे कुछ शिकार को खुद खत्म कर दिया। इस बार उन्हें 11 सोर शार्ड्स मिले जो उनका अब तक का सबसे बड़ा हॉल था। इस सफर में अब उनका रास्ता पश्चिम की तरफ था। नेफिस ने फैसला किया कि वो बोन रिज की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगा सनी को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। ये बेचैनी पिछले कुछ दिनों से हर शाम उसे परेशान कर रही थी। उसे ऐसा लगता था जैसे दुनिया में कुछ गलत है, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या। जब उसने ये बात कैसी और नेफिस को बताई तो कैसी ने एक बड़ा ही दिलचस्प पॉइंट रखा। उसने कहा कि चूंकि सिर्फ सनी को ये महसूस हो रहा है तो हो ना हो इसका ताल्लुक उसकी शैडो सेंस यानी परछाइयों को महसूस करने की शक्ति से है। सनी ने ध्यान लगाया तो उसे एहसास हुआ कि कैसी सही थी। शाम के वक्त जब सूरज पश्चिम में नीचे होता था एक बहुत ही विशाल और भयानक परछाई पूरे लैबिरिंथ से गुजरती थी। वो परछाई इतनी बड़ी थी कि उसे देखना नामुमकिन था, पर सनी उसे महसूस कर सकता था। कैसी ने हल्का सा सिर हिलाया और एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ साफ कर दिया। वो क्रिम्सन स्पायर की परछाई है। अब तीनों उस विशाल मीनार की परछाई के नीचे खड़े हैं। क्या आप चाहते हैं कि अगले हिस्से में हम देखें कि वो क्रिम्सन स्पायर तक पहुंचने के लिए उन्हें और कितने खतरों का सामना करना पड़ेगा? सनी के लिए ये पल थोड़ा हैरत अंगेज था। कैसी ने जब क्रिम्सन स्पायर का जिक्र किया तो सनी को उसकी पुरानी भविष्यवाणी याद आई। वो मीनार जो पश्चिम में किसी खूनी भाले की तरह खड़ी है और जिसके 7 दरवाजों की हिफाजत 7 कटे हुए सर कर रहे हैं। कैसी ने बताया कि उसने किले की दीवारों से इस विशाल परछाई को गिरते हुए देखा था। सनी ने महसूस किया कि ये मीनार सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि इस पूरे फॉरगॉटन शोर की तबाही का मरकज है। अब उनका अगला ठिकाना था बोन रिज। ये जगह किसी पहाड़ी जैसी थी, पर कोरल की नहीं बल्कि हड्डियों की। एक विशाल समुद्री राक्षस का ढांचा वहां पड़ा था जिसकी रीढ़ की हड्डी इतनी ऊंची थी कि रात को पानी भरने के बाद भी वो हिस्सा सुरक्षित रहता था। सनी को लगता था कि शायद ये पूरा लाबिरिंथ हड्डियों के ऊपर ही उगा है, जैसे पुराने जम चुके खून की नदियां हों। शाम होते ही उन्होंने उस विशाल जीव के ढांचे में प्रवेश किया। उस मॉन्स्टर का खोपड़ा किसी बड़ी गुफा जैसा था जिसके अंदर से रास्ता उसकी रीढ़ की हड्डी तक जाता था। सनी ने अपने शैडो को आगे भेजा ताकि वो चेक कर सके कि कोई मॉन्स्टर वहां पहले से तो नहीं छुपा। खुशकिस्मती से जगह खाली थी। रात होने पर तीनों ने थोड़ा सुकून की सांस ली। सनी ने अपने रून्स चेक किए। अब उसके पास 96 शैडो फ्रैगमेंट्स हो चुके थे। हालांकि वो पहले से काफी ताकतवर हो गया था, पर वो जानता था कि अभी भी वो इन अवेकेंड मॉन्स्टर से मुकाबला करने के लिए काफी नहीं है। खाने पीने के बाद जब कैसी और नेफिस सो गए, सनी पहली वॉच पर बैठा। उसने अपनी तलवार की प्रैक्टिस शुरू की, पर उसका ध्यान नीचे उस काले पानी पर था जो धीरे धीरे हड्डियों के नीचे भर रहा था। हवा के बिना वो काला पानी किसी बड़े शीशे की तरह लग रहा था, बिल्कुल शांत और गहरा काला। सनी को अचानक एक अजीब सी चाह महसूस हुई कि वो पास जाए और अपना चेहरा देखे, लेकिन वो वहीं रुक गया। वो डर गया था। डर इस बात का कि उस काले आईने में से कौन सी भयानक चीज उसे वापस देख रही होगी। सनी और उसके साथी अब उस विशाल ढांचे के ऊपर सुरक्षित हैं, पर वो काला पानी और क्रिम्सन स्पायर की परछाई उन्हें पल पल खतरे का एहसास दिला रही है। क्या आप चाहते हैं कि अगले हिस्से में हम देखें कि क्या सनी उस काले पानी के राज को जान पाता है या नहीं?